हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। टुडे वी डिस्कस अबाउट द चिलर। आज हम लोग चिलर के बारे में पढ़ेंगे कि चिलर क्या होता है और इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कितने टाइप का चिलर होता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ क्लास। चिलर चिलर जो होता है ये हम लोग इवोपरेटर जैसा काम करता है। सेम उसी तरीके का काम ये चिलर भी करता है। चिलर जो होता है ये करता क्या है, ये एक सिंपल मशीन की तरह है। चिलर एक ऐसा सिस्टम है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं एसी वगैरह में। ठीक है, या तो हम लोग एसी वगैरह में यूज़ करेंगे चिलर को, या नहीं तो जो इंडस्ट्री में, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में या बड़ा बड़ा बिल्डिंग में जो एक ही रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, जिसमें क्या करते हैं, जिसको हम लोग चिलर कहेंगे, वो चिलर से क्या करते हैं, हम लोग ठंडा करते हैं। किसको? या तो वाटर को ठंडा करेंगे या तो एयर को ठंडा करेंगे, जिसको हम लोग सेकेंडरी रिफ्रिजरेंट कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकेंडरी रिफ्रिजरेंट, उसको हम लोग ठंडा करेंगे। और वो जो ठंडा वाटर है, जो कूल्ड एयर है, उस कूल्ड एयर की मदद से, कूल्ड वाटर की मदद से हम लोग हवा को ठंडा करेंगे और उस हवा का सप्लाई करेंगे हर जगह में, और उस एयर का सप्लाई करेंगे हर एक जगह में। जिस सिस्टम को भी हमको ठंडा करना होगा, उस सिस्टम को वहाँ पे वो एयर सप्लाई करेंगे। तो इसके बारे में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चिलर्स आर सिंपली अ मशीन। चिलर क्या है? एक मशीन है विच इज़ यूज टू जनरेट कोल्ड और चिल्ड वाटर। जिसका यूज़ कहाँ करते हैं? कोल्ड मतलब ठंडा पानी के लिए, और चिल्ड वाटर पानी के लिए हम लोग ये चिलर लगाते हैं। ठीक है, एक सिंपल मशीन है जो हम लोग को ठंडा देता है या चिल्ड वाटर देता है। विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द बिल्डिंग। जिस ठंडा एयर को, कोल्ड एयर को क्या करेंगे, उसको हम लोग पूरा बिल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जहाँ भी हम लोग को ठंडा चाहिए, वहाँ पे ये चिल्ड एयर को क्या करेंगे, सप्लाई कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। और ये एक्चुअली जो चिल्ड वाटर है, ये चिल्ड वाटर हम लोग का सेकेंडरी रिफ्रिजरेंट की तरह यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए चिल्ड वाटर, पहले तो हम वाटर को ठंडा कर लिए, अब वो ठंडा वाटर का यूज़ करेंगे किसको ठंडा करने के लिए? एयर को। जैसा आप कूलर में देख रहे होंगे ना, कूलर में क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पे लगाते हैं पुआल जैसा कुछ लगाया हुआ रहता है, या फिर उसको आप फिन्स भी कह सकते हैं। तो पुआल जैसा कुछ लगाया हुआ रहता है और फैन लगाया हुआ रहता है। तो फैन क्या करेगा, जो एयर है उसको सक करेगा, और सक जब वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक पंप लगाते हैं, समर्सिबल पंप लगाते हैं, जिससे वो पुआल को भिंगा के रखते हैं। तो पुआल से जब एयर पास होता है तो वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। जब वो उससे पास होगा, मेरा पुआल से जब पास होगा एयर, तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो हम लोग यही करते हैं चिलर का। तो ठीक है, तो चिलर से हम लोग वही चीज़ करते हैं। कि यहाँ से पहले वाटर को ठंडा कर लिए। अब इस ठंडे पानी से हम लोग क्या करेंगे, एयर को अगर पास करेंगे, है ना, एयर को पास करेंगे, जो एटमॉस्फेरिक एयर को सक करके पास करेंगे इस कूल्ड वाटर के सरफेस से, तो क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा। और ये वाटर गर्म हो जाएगा, तो वो ठंडा हो जाएगा एयर। अब उस कोल्ड एयर को क्या करेंगे, जहाँ जहाँ, जिस बिल्डिंग के जिस रूम में, या जिस इंडस्ट्री के जिस पोर्शन में हम लोग को ठंडा चाहिए, वहाँ पे उस एयर का सप्लाई करेंगे। ठीक है, एयर का सप्लाई करेंगे। तो खास यही काम है चिलर का। दे आर ऑल्सो यूज टू सम इंडस्ट्रियल पर्पस में हम लोग, जैसे आप CO2 देख रहे होंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करते हैं और कंप्रेस्ड करके उसको रखते हैं सिलेंडर में भर करके। उसका यूज़ हम लोग करते हैं कूलिंग पर्पस के लिए, है ना, या फिर बहुत सारा ऑटोमेटिक बल्ब वगैरह, जिसमें हम लोग ऑटोमाइजेशन करने के लिए और भी बहुत सारा यूज़ होता है। तो हम लोग वो सब चीज़ इंडस्ट्री में करते हैं। चिलर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग में भी, AC में भी हम लोग चिलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, चिलर का इस्तेमाल करते हैं एयर कंडीशनिंग में भी, AC में भी। ठीक है, तो चिलर को जो है, वो चिलर दो टाइप का डिवाइड किया गया, दो टाइप में। पहला VCR चिलर एंड VAR चिलर। व्हाट इज VCR? वेपर कंप्रेशन रिफ्रिजरेशन चिलर, और वेपर एब्जॉर्प्शन रिफ्रिजरेशन चिलर। ठीक है, तो VCR मतलब वेपर कंप्रेशन रिफ्रिजरेशन चिलर है, और VAR का मतलब है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन चिलर। सबसे पहले देखते हैं VCR चिलर। तो VCR चिलर जो है, ये VCR चिलर में क्या करते हैं,
हम लोग का जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम आप पढ़े होंगे, तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम में क्या करते हैं, कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। कंप्रेसर क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि रिफ्रिजरेंट पूरा साइकिल में क्या कर सके, फ्लो कर सके। हम लोग वीसीआर सिस्टम में कंप्रेसर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो, और जब तक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक रिफ्रिजरेंट फ्लो नहीं करेगा। आपको करंट के लिए भी पता है, जब तक वोल्टेज डिफरेंस नहीं रहेगा करंट फ्लो नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जब तक प्रेशर डिफरेंस नहीं रहेगा तब तक मेरा रिफ्रिजरेंट फ्लो नहीं करता है। तो वीसीआर में भी यही सिस्टम है, वीसीआर चिलर में भी बस ये चिलर लगाया हुआ है, और वीसीआर सिस्टम सेम यही काम करता है हम लोगों का, सेम वेपर कंप्रेशन रिफ्रिजरेशन सिस्टम पर बेस्ड है ये, ठीक है। तो वीसीआर चिलर यूज्ड एन इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवेन मैकेनिकल कंप्रेसर, इसमें हम लोग मैकेनिकल कंप्रेसर का यूज़ करते हैं टू फोर्स ए रिफ्रिजरेंट अराउंड द सिस्टम, ताकि मेरा रिफ्रिजरेंट पूरा सिस्टम में फ्लो कर सके। मतलब बस प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो अपने आप ही फ्लो करेगा, है कि नहीं। नेक्स्ट है कि दिस इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ चिलर, ये जो बहुत कॉमन टाइप ऑफ चिलर है वीसीआर चिलर, बहुत ही ज़्यादा यूज्ड होता है। आपको पता भी है कि वीसीआर सिस्टम का इफिशियंसी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ हम लोग बहुत जगह करते हैं। अब हम लोग VAR वेपर एब्जॉर्शन चिलर देखेंगे, वेपर एब्जॉर्शन रेफ्रिजरेशन चिलर देखेंगे। तो VAR चिलर यूज्ड अ हीट सोर्स सच एज स्टीम और हॉट वाटर टू मूव द रिफ्रिजरेंट अराउंड द सिस्टम। आपको पता है कि वेपर एब्जॉर्शन सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, एक जनरेटर करके एक डिवाइस लगाते हैं। आपको पता होगा वेपर एब्जॉर्शन चिलर में हम लोग एक जनरेटर करके एक डिवाइस है उसको लगाते हैं, और उसी की मदद से यहाँ पे मेरा पूरा रिफ्रिजरेंट फ्लो करता है। और जो एब्जॉर्बर है, क्योंकि वेपर एब्जॉर्शन सिस्टम में आपको क्या करना होगा, एक एब्जॉर्बर लगाना होगा और एक जनरेटर लगाना होगा। तो जनरेटर तो है जो फ्लो के लिए बाध्य करेगा, जनरेटर क्योंकि वहाँ हीट करेगा, उसको हीट करने से क्या होगा, वेपर फॉर्म में बनेगा, वेपर फॉर्म में डेंसिटी डिफरेंस होगा तो फ्लो स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और एक पंप लगाते हैं जो एब्जॉर्बर से लेकर के कहाँ तक, जनरेटर तक को रिफ्रिजरेंट को पंप करता है। तो एक पंप का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो VAR चिलर यूज्ड अ हीट सोर्स विच सच एज, VAR चिलर जो है वो यूज कर रहा है क्या, हीट सोर्स सच एज स्टीम और हॉट वाटर टू मूव द रिफ्रिजरेंट अराउंड द सिस्टम, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक हॉट वाटर मतलब एक ऐसा सोर्स, हीट सोर्स ढूंढते हैं, और उसी की मदद से हम लोग का पूरा रिफ्रिजरेंट फ्लो करता है। मतलब जनरेटर ही है, आप हीट कहीं से भी दीजिए। मैंने पहले ही बताया कि आप वेस्ट हीट को भी दे सकते हैं वहाँ पे VAR वेपर एब्जॉर्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। अब अगर हम लोग वेपर एब्जॉर्शन चिलर, सॉरी यहाँ पे VAR नहीं VCR है, तो VCR चिलर में इसको आप सी कर लेंगे, एक मिनट, इसको आप सी कर लेंगे। वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो है, वेपर कंप्रेशन सिस्टम VCR, ठीक है। वेपर कंप्रेशन सिस्टम दो टाइप का डिवाइड किया गया। पहला वह है कि वाटर कूल्ड चिलर एंड सेकेंड वन इज एयर कूल्ड चिलर। मतलब वाटर कूल्ड चिलर और एक एयर कूल्ड चिलर है। मतलब मैंने पहले ही बताया चिलर में क्या करते हैं कि एक सेकेंडरी रिफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। उसका यूज़ करते हैं क्या, एयर को ठंडा करने के लिए। जो सेकेंडरी रिफ्रिजरेंट है, जैसे यहाँ वाटर है, तो वाटर कूल्ड चिलर में हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर कूल्ड चिलर में हम लोग क्या करेंगे कि पानी को ठंडा किए, अब उस पानी को लेकर के गए हैं और एटमॉस्फेरिक एयर को सक करके उस पानी के सरफेस से पास कराएंगे। जब वहाँ से एयर पास होगा तो पानी को इवोपरेट करेगा और हीट करेगा, और वो हवा खुद ठंडा हो जाएगा। अब हम लोग को वो ठंडा हवा को जहाँ जहाँ हम लोग को जहाँ भी कूलिंग चाहिए वहाँ पे उसका सप्लाई कर देंगे। तो ये काम है। तो वाटर कूल्ड चिलर ऐसा काम करेगा। और एयर कूल्ड चिलर में क्या करेंगे, पहले हम लोग सेकेंडरी रिफ्रिजरेंट के रूप में किसको इस्तेमाल करेंगे, एयर को इस्तेमाल करेंगे। एयर को ठंडा करेंगे, और फिर उस एयर का यूज़ करके फिर से जो एटमॉस्फेरिक एयर है, फ्रेश एयर है, उसको ठंडा करेंगे। और यहाँ से जो, चूँकि ये रिफ्रिजरेंट की तरह काम करेगा तो इसका टेम्परेचर काफ़ी कम होगा। मतलब मान लीजिए -5, तो -5 में अगर कोई एयर है तो उसको तो सप्लाई नहीं कर सकते ना आप किसी रूम में, नहीं तो -5 में अगर कोई रूम में सप्लाई कीजिएगा तो नॉर्मल टेम्परेचर तो होगा नहीं, तो उसमें क्या करेगा, आपको खुद ठंडा लगने लग जाएगा।
तो जब हम लोग एयर को रिफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो इसमें एयर को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं आप। फिर से इस एयर का जो एयर कूल्ड चिलर है उसमें एयर का इस्तेमाल जो कर रहे हैं, इस एयर का इस्तेमाल करके आपको फिर से एटमॉस्फेरिक एयर को लेना होगा और उसको ठंडा करना होगा और उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पा करके उसके बाद उसका सप्लाई करेंगे कहाँ पे, जहाँ भी आपको ठंडा चाहिए, कूलिंग इफेक्ट चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया वाटर कूल्ड चिलर और ये हो गया एयर कूल्ड चिलर। वाटर कूल्ड चिलर में सारा फंक्शन और कंपोनेंट सारा कुछ सेम होता है। वाटर कूल्ड चिलर में भी सारा कंपोनेंट देखेंगे तो 4 कंपोनेंट होता है, वो चारों सेम होता है। एयर कूल्ड चिलर में भी चारों कंपोनेंट सेम होता है। ओके, बस दोनों का प्रॉपर्टी जो है वो भी बिल्कुल सेम है, प्रिंसिपल दोनों का सेम है। दोनों VCR सिस्टम है, वेपर कंप्रेशन रिफ्रिजरेशन सिस्टम है, और ये भी वेपर कंप्रेशन रिफ्रिजरेशन सिस्टम पर ही आधारित है। बस इसमें जो सेकेंडरी रिफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं वो वाटर यूज़ करेंगे और इसमें जो सेकेंडरी रिफ्रिजरेंट होगा वो एयर यूज़ होगा। अब दोनों का सर्किट डायग्राम थोड़ा देख लीजिए। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका क्या, एयर कूल्ड रिफ्रिजरेटर है ना, एयर कूल्ड चिलर। एयर कूल्ड चिलर, यहाँ पे एयर कूल्ड चिलर है ये, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ये जो कंडेंसर है यहाँ पे लगा हुआ है कंडेंसर, ये है कंप्रेसर, ये है इवोपरेटर, ये है एक्सपेंशन बल्ब, ये है एक्सपांसन बल्ब। ओके, तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये रिफ्रिजरेंट यहाँ इस साइकिल में फ्लो कर रहा है और जब ये रिफ्रिजरेंट इस साइकिल में फ्लो करेगा तो ये कौन सा रिफ्रिजरेंट होगा, ये प्राइमरी रिफ्रिजरेंट हो गया। ठीक है, प्राइमरी रिफ्रिजरेंट हो गया, ये प्राइमरी रेफ्रिजरेंट हो गया। अब इस प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में कंडेंसर में देखिए यहाँ पे फैन लगाया हुआ है, यहाँ पे ठंडा हो रहा है, ये रेफ्रिजरेंट हवा में ये छोड़ रहा है। ठीक है, अपना हीट को एयर में छोड़ रहा है। इवोपरेटर में क्या हो रहा है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट ये वाला साइकिल में चल रहा है जिसमें आप एयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यहाँ पे है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है जब बिल्डिंग हीट यहाँ से पास होगा तो वो क्या करेगा, हीट बिल्डिंग का हीट को एक्सेप्ट करके चला आएगा, फिर यहाँ पे हीट इसको दे देगा, फिर वो हीट ये रेफ्रिजरेंट लेकर के यहाँ ठंडा होके आएगा और इस साइकिल में ये चलता रहेगा और इस साइकिल में ये चलता रहेगा। तो यहाँ रूम का हीट तो लेकर के ये आ गया ना वापस, यहाँ पे इधर से आया, ये रूम का हीट लेकर के वापस आ गया, फिर ठंडा होके इधर आया, फिर यहाँ से लेके चला गया। तो यही है आपका एयर कूल्ड। एयर कूल्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे हम लोग इसको कंडेंसर जो है वो बिल्कुल एयर में इसको ठंडा कर रहे हैं। एयर में देखिए यहाँ पे बिल्कुल एयर है ना, ये खुले में, कंडेंसर को कहाँ पे रखा हुआ है, खुले में रखा हुआ है। एयर कूल्ड कंडेंसर है यहाँ पे लगाया हुआ, तो हम लोग हवा के द्वारा इसको ठंडा कर रहे हैं, एयर में ठंडा कर रहे हैं। ठीक है, एयर में ठंडा कर रहे हैं। अगर आप इसी को वाटर कूल्ड अगर देखिएगा, वाटर कूल्ड चिलर अगर देखिएगा तो उसमें क्या होता है, देखिए कंडेंसर को हम लोग सील करके रखे हुए हैं, कंडेंसर को हम लोग क्या किए हुए हैं, सील करके रखे हुए हैं। पूरा सिस्टम वही रहेगा, देखिए कंडेंसर है, कंप्रेसर है, इवोपरेटर है ना, एक्सपेंशन वाल्व है, और यहाँ पर भी बिल्डिंग हीट सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है ना, बिल्डिंग हीट यहाँ सब कुछ है। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो कंडेंसर है इसको ठंडा करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ठंडा करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक साइकिल है जिसको हम लोग वाटर कूल्ड कह रहे हैं। यहाँ पे वाटर आ रहा है, वाटर आने के बाद यहाँ पे वाटर को पास करा रहे हैं। वाटर क्या कर रहा है, यहाँ से जो रिफ्रिजरेंट आ रहा था उसका हीट को कौन लिया, ये वाटर लिया। अब इस वाटर को ठंडा करने के लिए हम लोग एक कूलिंग टावर इस्टेब्लिश किए। उस कूलिंग टावर में वो गर्म पानी को क्या किए, ऊपर से, मतलब ऊपर से गिराएंगे। जब कोई भी गर्म पानी बहुत ऊंचा से गिराते हैं तो क्या होगा, उससे वेपर अलग हो जाएगा और वाटर नीचे आ जाएगा, वेपर अलग हो जाएगा। वेपर कुछ वेपर साथ में आएगा, लेकिन कुछ वेपर क्या होगा, उड़ जाएगा। तो कुछ वेपर आएगा और अगर हम लोग यहाँ पे फ़ैन लगा देंगे, यहाँ पे फ़ैन लगा देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेपर को सारा को ऊपर ले जाएगा, सारा वेपर अलग हो जाएगा। तो मेरा जो यहाँ पे आ रहा है, सॉरी, जो यहाँ पे आ रहा है मेरा वाटर, वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और जब वाटर ठंडा हो गया, वापस से हम लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे कंडेंसर में, किसके लिए, रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए। ठीक है, रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए। तो ये यहाँ पे वाटर कूल्ड, समझ आया। तो एयर कूल्ड में इस तरह से जो कंडेंसर है वो बिल्कुल एयर में लगाया हुआ है, और वाटर कूल्ड में हम लोग उसको एयर में नहीं लगाते हैं, उसको पैक लगाया हुआ है। ठीक है, पैक करके लगाया हुआ है। उसको हम लोग कूलिंग टावर इस्टेब्लिश करने के बाद उसको हम लोग ठंडा कर पा रहे हैं। तो ये हो गया अपना वाटर कूल्ड कंडेंसर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि बोथ हैव द सेम इसेंशियल कंपोनेंट। अगर हम लोग वाटर कूल्ड चिलर देखेंगे या फिर एयर कूल्ड चिलर देखेंगे, दोनों में
जो जो इसेंशियल कंपोनेंट है वो दोनों सेम है, जैसे कि इवापोरेटर दोनों में है, कंप्रेसर भी दोनों में है, कंडेंसर भी दोनों में है, एक्सपेंशन वाल्व भी दोनों में है, ठीक है ना। अब अगर वर्किंग प्रिंसिपल का बात करेंगे तो वर्किंग प्रिंसिपल भी दोनों में क्या है, सेम है, एंड इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज सेम सो एज डेट ऑफ वेपर कंप्रेशन, बिल्कुल सेम है, ठीक है। The basic difference is that in water cooled refrigeration system we use water as a secondary refrigerant and in air cooled chiller we use air as a secondary refrigerant. जो वाटर कूल्ड कंडेंसर है उसमें वाटर को सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट मानेंगे और जो एयर कूल्ड है उसमें एयर को सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट मानेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग दोनों में कंपेयर करें, वाटर कूल्ड में और एयर कूल्ड में अगर हम लोग दोनों में कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या होगा। अगर हम यहाँ पे वाटर लिख दें और यहाँ पे एयर लिख दीजिए, ठीक है। अब मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए। ये देखिए यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है, मतलब वाटर कूल्ड चिलर है यहाँ पे, ठीक है, वाटर कूल्ड चिलर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और यहाँ एयर कूल्ड चिलर, इस साइड में एयर कूल्ड चिलर। अगर मैं एक बार पूरा वाटर कूल्ड चिलर के साइड में पॉइंट बता रहा हूँ, आप उसको मेंशन करते जाएं। जैसे वाटर कूल्ड चिलर में ये मोर इफिशियंट होता है, क्या होता है, इफिशियंसी ज़्यादा होता है, मोर इफिशियंट, है ना। और इसीलिए मोर इफिशियंट होने की वजह से लार्ज कूलिंग लोड के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक पॉइंट लिखिए कि मोर इफिशियंट फॉर लार्ज कूलिंग लोड, मोर इफिशियंट फॉर लार्ज कूलिंग लोड। जो वाटर कूल्ड चिलर है, जो वाटर कूल्ड चिलर है वो मोर इफिशियंट है फॉर लार्ज कूलिंग लोड। सेकेंड पॉइंट वाटर कूल्ड कंडेंसर में ही लिखिए, साथ में इसी के नीचे लिखते जाइए। सेकेंड पॉइंट क्या है, इसमें वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ वाटर फॉर इवोपरेशन, इवोपरेशन कराने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, वाटर का, तो यूज़ वाटर फॉर इवोपरेशन। थर्ड पॉइंट हायर कूलिंग कैपेसिटी, इसमें कूलिंग कैपेसिटी हायर होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा कर पाएगा ये, तो ये हो गया हायर कूलिंग कैपेसिटी। इसका सर्विस लॉन्ग सर्विस लाइफ होता है, इसका सर्विस लाइफ लंबा तक चलता है, वाटर कूल्ड कंडेंसर बहुत दिनों तक चलता है, तो इसका लॉन्ग सर्विस लाइफ है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका देखेंगे डिमेरिट्स के बारे में, वाटर कूल्ड कंडेंसर का ही डिमेरिट्स, ये सारा हो गया इसका क्या, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। अच्छा चलिए मैं पहले प्रॉपर्टीज़ का ही डिस्कस कर लेता हूँ। तो अभी मैं एयर कूल्ड कंडेंसर का प्रॉपर्टी बताता हूँ, एयर कूल्ड कंडेंसर का प्रॉपर्टी। तो एयर कूल्ड कंडेंसर में क्या है कि कोस्ट जो है ना, कोस्ट जो है एयर कूल्ड कंडेंसर में कोस्ट क्या होता है, कम पड़ता है, कोस्ट आपको कम लगेगा, ठीक है। कोस्ट लेस टू इंस्टॉल, एयर कूल्ड कंडेंसर में आप लिखिए कि कोस्ट इसमें कम लगता है, ये इसका प्रॉपर्टी है, एडवांटेज है, ठीक है ना, एडवांटेज है। इसमें कोई भी कूलिंग टावर मैंने नहीं बताया था, तो नो कूलिंग टावर इज रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी कूलिंग टावर नहीं चाहिए। एयर कूल्ड कंडेंसर में कूलिंग टावर नहीं बताया था ना, तो नो कूलिंग टावर इज रिक्वायर्ड। लेस मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस बहुत कम चाहिए, लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू वाटर कूल्ड चिलर। अगर वाटर कूल्ड चिलर के कंपेयर में देखेंगे तो इसमें मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं चाहिए एयर कूल्ड कंडेंसर, एयर कूल्ड चिलर में, ठीक है। एयर कूल्ड चिलर में हम लोग को मेंटेनेंस नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज़, वाटर कूल्ड कंडेंसर के बारे में भी बता दिया और एयर कूल्ड चिलर के बारे में भी बता दिया, वाटर कूल्ड चिलर और एयर कूल्ड चिलर का प्रॉपर्टी मैंने बता दिया। अब हम लोग देखते हैं इसका डिसएडवांटेज, ओके। तो अभी हम लोग डिसएडवांटेज देख लेते हैं फिर से, तो क्या क्या डिसएडवांटेज है अपना। तो डिसएडवांटेज को मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको समझ आएगा। तो अभी हम लोग वाटर कूल्ड चिलर और एक है एयर कूल्ड चिलर, एयर कूल्ड चिलर। पहले मैं वाटर कूल्ड चिलर की तरफ बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले वाटर कूल्ड चिलर में आपको पानी पूरा चाहिए, तो कांस्टेंट सप्लाई चाहिए क्या, वाटर का। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर इज़ नीडेड, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर इज़ नीडेड, फर्स्ट पॉइंट हो गया, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर इज़ नीडेड। इसमें सेकेंड पॉइंट होगा कि काउज नॉइज़ एंड वाइब्रेशन, इसमें नॉइज़ होता है, वाटर कूल्ड कंडेंसर में क्या होगा, नॉइज़ होगा और वाइब्रेशन भी होगा, है ना, वाइब्रेशन भी होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कूलिंग टावर है, वहाँ फैन लगाया हुआ है, बहुत सारा फैन लगाया हुआ रहता है कूलिंग टावर में, ठीक है। और इसको हम लोग पैक चैम्बर में जो कंडेंसर है अपना उसको पैक चैम्बर में रखते हैं, तो पैक चैम्बर में रखने की वजह से उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होगा। इसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट जो है वो हायर इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज़ रिक्वायर्ड, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसको ज़्यादा चाहिए होगा, है ना, और इसको मेंटेनेंस भी ज़्यादा चाहिए होगा, एंड इट रिक्वायर्ड,
तो पहला थर्ड पॉइंट हो गया कि इट रिक्वायर्ड हायर इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इट रिक्वायर्ड हायर इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ठीक है। इट रिक्वायर्ड रेगुलर मेंटेनेंस, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए वाटर कूल्ड चिलर में कि इट रिक्वायर्ड रेगुलर मेंटेनेंस, इसको रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए। और वाटर कूल्ड कंडेंसर को स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, जगह ज़्यादा छेकता है। तो ये सब इसका डिमेरिट्स है। पहला क्या बोले कि कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर इसमें ज़्यादा चाहिए होगा, ये नॉइज़ क्रिएट करेगा, वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा होगा और मेंटेनेंस भी रेगुलरली चाहिए इसको। इट रिक्वायर्ड मोर स्पेस, ये लास्ट पॉइंट बताया कि इट रिक्वायर्ड मोर स्पेस, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जगह चाहिए। तो ये वाटर कूल्ड चिलर के बारे में आपको बता दिया। अब हम लोग देखते हैं एयर कूल्ड चिलर के बारे में। एयर कूल्ड चिलर का क्या क्या डिमेरिट्स है। पहला कि नॉइज़ तो अपना एयर कूल्ड चिलर भी करता है, ठीक है, नॉइज़ अपना एयर कूल्ड चिलर भी करता है, बट दोनों में डिफरेंस है। आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि वाटर कूल्ड चिलर जो है, वाटर कूल्ड चिलर इनसाइड द बिल्डिंग लगाना होता है। वाटर कूल्ड चिलर को हम लोग को बिल्डिंग के अंदर में लगाया हुआ रहता है और एयर कूल्ड चिलर को बिल्डिंग के बाहर लगाया हुआ रहता है। तो इसके कारण इसमें जो नॉइज़ हुआ वो नॉइज़ बिल्डिंग के अंदर तो नहीं सुनाई देगा, लेकिन आपके अड़ोसी पड़ोसी को सुनाई जरूर देगा, ठीक है। तो एयर कूल्ड चिलर में हम लोग क्या करते हैं, नॉइज़ इसमें भी क्रिएट होता है, बट ये आउटसाइड द बिल्डिंग होता है, बट नॉइज़ तो क्रिएट होता है। सेकेंड, इसका जो लाइफ है वो शॉर्टर होता है। ये इसका डिमेरिट्स है कि ये ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, ठीक है, ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, शॉर्टर लाइफ है। और इसका इफ़िशियंसी भी अगर देखेंगे तो एयर कूल्ड चिलर का इफ़िशियंसी कम होता है, एयर कूल्ड चिलर का इफ़िशियंसी कम होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट ये हो जाएगा कि इट हैज़ लेस इफ़िशियंसी, इट हैज़ लेस इफ़िशियंसी। ओके, तो होप आपको समझ आ गया होगा वाटर कूल्ड चिलर और एयर कूल्ड चिलर के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आपको इसको नोट्स बनाना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसका नोट्स नहीं दे रहा हूँ, मैं बोला हूँ इसमें, आप इसको नोट डाउन करेंगे। ओके, तो अभी मैं बताता हूँ कि वाटर कूल्ड चिलर और एयर कूल्ड चिलर में हम लोग कब क्या इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है कि एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है ना, जिसमें आपको मान लीजिए कि 50 फ्लोर्स हैं, 25 फ्लोर्स हैं, है ना, इस तरह से बहुत ज़्यादा फ्लोर्स है। तो उस टाइम अगर आपको चिलर इस्तेमाल करना होगा तो उस टाइम पूरा बिल्डिंग के लिए आपको रिफ्रिजरेशन चाहिए, पूरा बिल्डिंग के लिए, तो आपको सेंट्रलाइज एसी मतलब चिलर लगाना पड़ेगा। तो उस टाइम में आप एयर कूल्ड यूज़ कीजिएगा या वाटर कूल्ड, तो ऑब्वियस है वाटर कूल्ड यूज़ कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसका इफ़िशियंसी ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या बोला गया कि अगर आपको टन ऑफ रिफ्रिजरेशन, टीआर के बारे में तो आप जानते हैं, टन ऑफ रिफ्रिजरेशन, कि अगर आपका टन ऑफ रिफ्रिजरेशन 400 टीआर के आसपास रहे, 400 टीआर के आसपास रहे या 400 टीआर से ज़्यादा रहे, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इससे ज़्यादा रहे, 400 से ज़्यादा या 400 के आसपास रहे, तो आपको एनी हाउ वाटर चिलर का ही इस्तेमाल करना है, वाटर कूल्ड चिलर का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है, क्योंकि इसका इफ़िशियंसी ज़्यादा होता है। अगर बिल्डिंग का लोड अगर कम रहे, रूम अगर कम रहे या जो भी इंडस्ट्री में आप यूज़ कर रहे हैं उसमें लोड कम रहे, आपको कितना कूलिंग इफेक्ट चाहिए, तो 400 टीआर से लेकर के मतलब 200 टीआर तक ही चाहिए। मतलब 200 से लेकर के 400 टीआर तक अगर आपको कूलिंग इफेक्ट चाहिए तो आप इसमें दोनों यूज़ कर सकते हैं, या तो आप वाटर कूल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, वाटर कूल्ड चिलर भी, या तो एयर कूल्ड चिलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा एयर कूल्ड चिलर इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, उसमें आपको लॉसेस को थोड़ा ध्यान रखना होगा, तो आप इसमें इस्तेमाल कर पाएंगे 400 टीआर से लेकर के 200 टीआर के बीच में टन ऑफ रेफ्रिजरेशन रहेगा। तो अगर आपका स्मॉल बिल्डिंग है और आप लोकल यूज़ के लिए अगर आप करना चाहते हैं, मतलब छोटा लोड आपका बहुत कम है, मतलब 200 टीआर या फिर 200 टीआर से कम, इसके आसपास या फिर इससे कम अगर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आपको चाहिए, तो आप एयर कूल्ड चिलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एयर कूल्ड चिलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया कि आप कब किस तरीके का चिलर का इस्तेमाल करेंगे, कि आपका लोड किस हिसाब से है उस हिसाब से आपको चिलर का इस्तेमाल देखना होगा। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे कि कब कौन से टाइप का चिलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे एट होम, कीप लर्निंग, थैंक यू।